आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को भी लेंगे हम और उसकी जो थ्योरी है उसको भी कवर करेंगे। और यहाँ से अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यहाँ से अगर आपको पता है सीटेट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो सीडीपी में ही पूछे जाते हैं वाइगोत्स्की से, तो वहाँ से तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जितने भी जो भी थॉट्स दिए हैं उसने, जो भी उसके विचार हैं या फिर जो भी उसने टर्म दिए हैं, उन सबको आज हम क्लियर करेंगे थ्योरी के माध्यम से भी, और बाद में मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगी कि किस तरह के जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली तो यही बात है कि जो वाइगोत्स्की हैं उनका जो सिद्धांत का नाम रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत रहेगा इसका, लेकिन इसके कई अन्य नाम भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की थे, जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन जो पियाजे की थ्योरी की थी हमने, वहां से वे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। आपको ये सब चीजें भी याद रखने, कई बार बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अगर आपने अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपका वो भी गलत हो जाता है। तो क्या थे? ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने यह सिद्धांत जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसके नाम से ही हमें क्लियर है कि बच्चा समाज में इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है, सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है। तो यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज, सोसाइटी और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, अपनी कल्चर से और अपनी सोसाइटी के बीच जो उसकी पारस्परिक अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही बच्चे का विकास होता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की का कहना है, इस सिद्धांत का ये मानना है कि जो बच्चा है वो बच्चा खेलता है, खेल के माध्यम से उसका विकास होता है, अपने पीयर ग्रुप से वह कुछ सीखता है, कुछ अपने टीचर से सीखता है इंट्रक्शन के माध्यम से, कुछ अपने परिवार से सीखता है इंट्रक्शन के माध्यम से। इसका मेन मोटिव यही है इस सिद्धांत का कि जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति से सीखता है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपको। यहाँ तक जो मैंने बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो सिद्धांत है ये बताता है कि ये बच्चा है समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया से सीखता है। अब रही बात इसके सिद्धांत के उपनाम की, कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इस सिद्धांत को ही सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया तो लेव वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे। सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी बोल देते हैं इसमें, और इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है, और लास्ट में इसको सहयोगात्मक अधिगम भी बोला जाता है। तो सहयोगात्मक अधिगम आए या फिर सामाजिक संरचना का सिद्धांत आए या सामाजिक सांस्कृतिक विकास आए या सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत आए, तो ये सब किसके साथ जाएंगे? आप लेव वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे। आपके ये सिद्धांत के उपनाम है, ये एक ही सिद्धांत है, उसको कई कई अलग अलग तरीके से बोल दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, इसने कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी दिए हैं, उनको भी आप कवर करेंगे। तो वाइगोत्स्की ने जो कंसेप्ट दिए हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट रहेगा जेडपीडी, जेडपीबी जिसकी फुल फॉर्म रहेगी जोन्स ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। अब ये होता क्या है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसके जो वैसे डेफिनेशन देखें तो जो वास्तविक विकास है उनके स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कौन क्या होता है रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने खुद से सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी की और आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर कितने आए? 80 आए, लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ। आपने सेल्फ स्टडी की, लेकिन फिर आपने क्या सोचा कि ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे कोचिंग की जरूरत है। फिर आपने किसी भी चैनल से या कहीं से भी पढ़ना शुरू किया, कहीं से भी आपने कोर्स लिया, तो वहां से उसकी हेल्प की मदद से, कोचिंग की हेल्प की मदद से आपका जो सीटेट में नंबर आए 90, आपका सीटेट क्लियर हो गया। तो ये क्या है? ये संभावित विकास का क्षेत्र क्या था? हमें क्या करना था? सीटेट क्लियर करना था। लेकिन हमने सेल्फ अपना खुद का वर्क कितना किया? 80। हम खुद के वर्क से कितने नंबर ला रहे हैं? 80 ही ला पा रहे हैं। लेकिन हमने हेल्प ली, बीच में कोचिंग ली, और जो हेल्प ली, जो मदद ली, जो कोचिंग ली, ये कितने? ये 10% को हमारा कवर कर दिया इसने। जो हमारे जो 10 नंबर बचे हुए थे वो हेल्प से कवर हो गए। तो ये जो इनके बीच का अंतर है 90 माइनस 80 अगर हम करेंगे तो 10, यही जो अंतर है इसी को हम क्या कहते हैं? जोन्स ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है आप देख सकते हैं नीचे इसमें, यहाँ तक हमें पहुंचना है, ये है संभावित विकास, यहाँ तक हमें पहुंचना है। लेकिन करंट में हम कहाँ पे हैं? करंट में करंट लेवल, बच्चे को इतना खुद आता है, लेकिन उसको पहुंचना यहाँ तक है, उसको पहुंचना ऊपर तक है, लेकिन बीच में उसकी जो कुछ प्रॉब्लम है, उसको आता नहीं है, उसको कुछ हेल्प की जरूरत है, तो हेल्प लेके ये ऊपर तक पहुंच जाता है। तो ये बीच का जो अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर
हम अन्य भाषा में ले तो जैसे एक शिक्षार्थी अपने दम पर और किसी की मदद के दम पर क्या कर सकता है के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। एक जो विद्यार्थी है वो अपने दम पर कितना कर रहा है और फिर किसी की हेल्प लेकर वो कितना कर रहा है, वो अब उन दोनों में कितना अंतर है, उन दोनों के अंतर के बीच को ही हम क्या बोलते हैं, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इजी लैंग्वेज में समझे तो बच्चा जो सीख रहा है और जो सीखने की क्षमता रखता है, जो बच्चा सीख रहा है और सीखने की क्षमता रखता है, उसके बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। आप किसी भी तरह लैंग्वेज को घुमा लीजिए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जेडपीडी क्या होता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में, मैंने एग्जांपल भी दे दिया है आपको, अगर सीटेट में आपके 80 नंबर आ रहे हैं लेकिन आपने कोचिंग लेकर जो सीटेट है उसमें 90 या फिर 110 नंबर लाए, तो जो बीच का जो गैप है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। और जो कोचिंग रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, हेल्प रहेगी, और इसको हम मदद बोलते हैं, जिसको बीच में सहयोग भी बोला जाता है। और जो मदद दी जाती है जेडपीडी में वो स्थायी होती है और बीच में दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्कैफोल्डिंग भी आता है जो कंसेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया है, उसमें भी मदद की बात की गई है, लेकिन जो उसमें जो मदद दी जाती है वो टेम्परेरी दी जाती है। आप इन दोनों को मिक्स मत कर लेना। तो ठीक है, तो मदद स्थायी होती है और बीच में दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं जो स्कैफोल्डिंग, ये भी जो वाइगोत्स्की है उनकी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, जिसको हम ढांचा निर्माण भी बोलते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ढांचा निर्माण भी बोलते हैं, ढांचा निर्माण, या फिर इसको हिंदी में फाड़ भी लिखा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, आपको इंग्लिश में ही याद रखना है स्कैफोल्डिंग, तो आप ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर आप जो भी सीडीपी की जो टर्म है आप उनको इंग्लिश में याद करोगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, क्योंकि हिंदी में अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग में मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो मदद दी जाती है वो शुरुआत में दी जाती है और उसके बाद हटा ली जाती है, और इसमें जो मदद या सहयोग दिया जाता है वो अस्थायी होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग या ढांचा या फाड़ बोलते हैं। तो वयस्कों द्वारा जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है या फिर गाइडेंस दी जाती है उसकी को क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। अब ये वेशक, इन वेशकों को हम क्या बोलते हैं, MKO बोलते हैं। और ये वेशक हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है बच्चे के लिए, पेरेंट्स भी हो सकता है और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो आपसे, जो बच्चे से ज्यादा जानता है वही उसकी मदद करता है, और जो मदद उसके द्वारा जो टेम्परेरी मदद दी जाती है वो क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बच्चा को साइकिल सिखाया जा रहा है। शुरू में बच्चा जब साइकिल सीखता है तो उसका पीछे से पकड़ के जो हेल्प दी जाती है, और बाद में जब बच्चा सीख जाता है खुद से साइकिल चलाना तो उसको हेल्प नहीं दी जाती है। तो ये क्या होती है, स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। तो शुरुआत में जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है वो क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। अब ये कई बार आ गया है MKO, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब ये होते क्या हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार हमेशा बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज्यादा जानता है, और जो ज्यादा जानता है उनको MKO बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिनको ज्यादा नॉलेज होती है दूसरों से। तो ये क्या है, ये टीचर भी हो सकता है, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये उसके पीयर ग्रुप्स के मेंबर भी हो सकते हैं जिसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है ये जिसको बच्चे से ज़्यादा आता है, तो ये क्या वो MKO में आते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। स्कैफोल्डिंग और जो ZPD है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों जो टर्म है वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब जो भाषा के बारे में जो वाइगोत्स्की है उसने के अलग विचार हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वो विचार से पहले आती है, आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वो पहले आती है, बच्चा भाषा पहले, और चिंतन शुरू में, मतलब इनके अनुसार जो भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की मानता है कि पहले भाषा आती है और बाद में उसके विचार आता है। तो ये दोनों, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार अलग अलग बातें कही हैं दोनों ने। आपको मैं बता दूं यहाँ पर दोनों के अलग अलग कथन है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आएगी, जो चिंतन प्रक्रिया है वो बाद में होगी, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं। लेकिन जो पियाजे है वो मानता है कि जो थॉट्स है, जो चिंतन प्रक्रिया वो पहले होती है बच्चे में और भाषा बाद में आती है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके कथन आपको ध्यान रखने हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है बच्चे में और चिंतन प्रक्रिया बाद में होती है। अब और क्या कथन कहे हैं वाइगोत्स्की के, इंपॉर्टेंट कथन ही मैंने सम्मिलित किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दूसरा जो कथन रहेगा वो रहेगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट और सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास है जो हमारा मानसिक क्रियाएं हैं उसको क्या करती है, जितना ज़्यादा बच्चा, जितनी ज़्यादा अच्छी भाषा होगी बच्चे की उतनी ही ज़्यादा चिंतन प्रक्रिया अच्छी होगी, और चिंतन प्रक्रिया से क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो वाइगोत्स्की है उनका मानना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास है उसको क्या बनाती है, सुगम बनाती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड
प्रोवाइड भी करती है। तो जितना ज़्यादा बच्चे को भाषा की ज्ञाता होगा, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वो उसमें मदद करेगी। नेक्स्ट जो टर्म रहेगी वो रहेगी प्राइवेट स्पीच। तो वाइगोत्स्की है, उसने प्राइवेट स्पीच की भी बात की है। अब ये प्राइवेट स्पीच होता क्या है? कई बार आपने बच्चे को खुद से बातें करते हुए सोचते हो, देखा होगा। तो वो खुद से बातें करता है अपने कार्य के बारे में, या फिर किसी भी पढ़ाई की बात कर रहा है, खुद से अपने मन मन में जो बातें करता है, अब अपने कार्यों को जो निर्देश देता है, वो क्या होता है? प्राइवेट स्पीच होता है। इसमें बच्चा अपने कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, कई बार एग्जाम्पल आता है सीटेट में कि नेहा नेहा अलमारी में जो कपड़े हैं उनको सेट करते हुए मन ही मन खुद से बातें कर रही है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये रहेगा प्राइवेट स्पीच का एग्जाम्पल रहेगा। बच्चा खुद से बातें कर रहा है, या फिर आप भी कई बार खुद से बातें करते हैं। जैसे कहीं किसी से आप गुस्सा है, तो आप क्या गुस्से में क्या करेंगे? उसने गलत किया है, उसने मेरे साथ, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, आज मैं उसको ये कर देता, वो कर देता। ये खुद से जो बातें करना है, ये वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच में रखा है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे कि मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर के महत्व पर जोर देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग प्रोसेस है, जो बच्चे की, उसमें सांस्कृतिक टूल, जो कल्चरल टूल्स हैं, उनका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है, और इसने 3 को मोस्ट इंपोर्टेंट माना है, मैप, लैंग्वेज और कैलकुलेटर। बाकी और को भी उन्होंने माना है, लेकिन इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, एक्सेट्रा के महत्व पर जोर देती है। अब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। अब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों इस बात को मानते हैं कि जो बच्चा है वो निष्क्रिय रूप से नहीं सीखता है, वो क्या सक्रिय रूप से सीखता है। तो वो क्या मानते हैं? पैसिव प्रोसेस से वो एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। दोनों ने, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने, वे बच्चे को सक्रिय मानते हैं। बच्चा क्या रहेगा? सक्रिय रहना चाहिए। सक्रिय रहेगा तभी वो क्या सीखेगा? समाज से सीखेगा, और अपना जो कार्य है और वो अपनी लर्निंग प्रोसेस अच्छे से कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जीन पियाजे ने बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। अब ये जीन पियाजे से संबंधित है। पियाजे क्या करते हैं? स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये दोनों अलग बात है, आपको ध्यान रखना है। जैसे जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चों के स्वतंत्र जो प्रयास होते हैं, वो जो खुद से जो कार्य करते हैं या दुनिया के अनुभव करने पर, खुद के प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो मानते हैं कि वो समाज के इंटरेक्शन से होता है, जो सहयोग से होता है, तभी उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों अलग बातें हैं। जब भी सहयोग की बात हो या मदद की बात हो, तो आप आंख बंद करके वाइगोत्स्की को टिक कर देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये वाइगोत्स्की ने किया है। जब भी कोलैबोरेट लर्निंग की बात हो या फिर सहयोगात्मक अधिगम की बात हो, तो वो किसने की है? वो वाइगोत्स्की ने की है। तो ये थी हमारी जो वाइगोत्स्की की थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म थी, मैंने सभी कवर करवा दिया यहाँ से। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कम से कम 9 या 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस जो थ्योरी है इससे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की है, उसी से ये क्वेश्चन रहेगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न, संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त, धमकी भरा। भय धमकी भरा तो बिल्कुल ही बच्चे को ये नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। अगम्य व बहिष्कारी भी नहीं। उपदेशात्मक को पाठ्यपुस्तक केंद्रित। पाठ्यपुस्तक केंद्रित तो हमें करना नहीं, बच्चे को क्या करना है? एक्टिव करना है। तो ये प्रिंट रिच और रिसोर्सफुल। तो ये रिसोर्सफुल और प्रिंट रिच जो वातावरण है वो होना चाहिए। बच्चा तभी क्या करेगा? अच्छे से संज्ञान मतलब अच्छे से सीखेगा। तो ये वाइगोत्स्की का ही मानना है। प्रिंट रिच क्या होता है? प्रिंट रिच होता है जैसे कि आजकल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े क्या बना दिए जाते हैं? एक्टिविटी बना दी जाती है बच्चे को सिखाने के लिए। बिल्डिंग को हम एज ए मटेरियल लर्निंग एड के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको BALA बोला जाता है। बिल्डिंग को एज ए लर्निंग एड्स के रूप में आजकल प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या होता है? वो प्रिंट रिच बच्चे को वातावरण प्रदान करने के लिए होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, मुद्रक संपन्न और संसाधनात्मक परिपूर्ण। अब अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो ये सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार, ये वाइगोत्स्की से ही क्वेश्चन है। उन्होंने ही क्या दिया है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया है।
तो किस प्रकार सबसे ज्यादा सीखेंगे, तो उन्होंने क्या दो तीन बातें कही है। एक तो समाज के इंटरेक्शन से बच्चा ज्यादा सीखता है, और सबसे एक उसने बात की है कि मदद भी लेता है बच्चे की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। टेम्परेरी मदद को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, बिल्कुल नहीं। अपने वातावरण से सक्रिय संकलन सलगरता द्वारा, तो ये बिल्कुल हो सकता है। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बाह्य अनुकूलन द्वारा भी नहीं, तो वो अपने जो एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से एक्टिवली एंगेज होकर ही सीखता है। और वाइगोत्स्की ने क्या किया है, सामाजिक इंटरेक्शन की ही बात की है। निम्न में किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में जाना जाता है। अब यही आ गया सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। मैंने ऊपर आपको बताया कि 4 या 5 नाम से भी जाना जाता है इस सिद्धांत को, तो ये किसने दिया, लेओ वाइगोत्स्की, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं की है तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है, तब पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, मैंने आपको बताई कि जो टेम्परेरी मदद दी जा रही है, इसमें बच्चे को क्या किया जा रहा है, इशारे व संकेत देकर उसकी सहायता की जा रही है। तो ये क्या होगा, ये होगा स्कैफोल्डिंग। आपको ध्यान रखना है क्या होगा, ये स्कैफोल्डिंग। और बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प है बच्चे को अपने जो अचीवमेंट्स को गोल्स को प्राप्त करने के लिए। जब टेम्परेरी हेल्प दी जाती है तो वो क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है, तो किसका उत्पाद है संज्ञानात्मक विकास। अनुवांशिक, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, अनुवांशिक स्वभाव का बिल्कुल नहीं, केवल केवल आते ही तो आपको काट देना है। सोशल इंटरेक्शन का क्या राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सोशल इंटरेक्शन का क्या है, उत्पाद है। अभी मैंने लास्ट में जो कथन था वाइगोत्स्की का भी अभी बताया आपको कि जो बच्चा है, क्या जो सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास है वो मध्यस्थ किसके द्वारा होता है, समाज के मध्यस्थ के द्वारा, मध्यस्थ प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो उसका वही मतलब है कि वह सामाजिक संपर्कता का क्या है, उत्पाद है। क्या, संज्ञानात्मक विकास। बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसका उत्पाद है, सामाजिक संपर्कता का, जिससे बच्चा समाज से इंटरेक्शन से उसका विकास होता है। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है डैश का संज्ञानात्मक विकास में। तो लेव वाइगोत्स्की ने एक तो कल्चर्स की बात की है, एक समाज की बात की है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रहेगा, सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। स्कीमा की बात किसने की है, ये की है पियाजे ने बात की है। हमने ऊपर की जो पहले जो थ्योरी की थी उसमें मैंने आपको बता दिया, ये पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो बच्चे के दिमाग में बनती हैं। मैंने ऊपर आपको इसको बता दिया, ये हम अब नहीं करेंगे। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर देते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की ने किस पर महत्व दिया है, तो पुनर्विलन पर तो उन्होंने दिया ही नहीं, नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नहीं, और परिपक्व तो संस्कृति पर उन्होंने ज्यादा, कल्चरल और जो सोशल और कल्चरल की उन्होंने ज्यादा बात की है। तो आपको देखते ही ध्यान आना चाहिए क्या रहेगा, राइट आंसर वन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा और विचार के बारे में मैंने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के आपको थॉट्स बताए थे। जीन पियाजे मानते हैं कि जो थॉट्स है वो पहले आता है और भाषा बाद में आती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, चिंतन प्रक्रिया बाद में होती है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक है, तो भाषा की तो बात ही नहीं की है जीन पियाजे ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, तो ये तो कहा है लेव वाइगोत्स्की ने, ये भी गलत हो जाएगा। सही पूछा है कथन। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, तो भाषा की बात तो जीन पियाजे ने की ही नहीं, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अपने से अधिक योग्य, जिनको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, तो इसको बोला जाता है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा तो है ही नहीं। उनकी क्या होती है, मदद मिलती है उनको और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं, तो सुसाधित होती है। तो क्या होता है, वो फैसिलिटेटेड होती है वो मदद जो व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा।
नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो वह विषय के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बीच का क्षेत्र पूछा है, तो बीच का क्षेत्र हमने ऊपर किया था कि जो किसी की हेल्प से प्राप्त किया गया क्षेत्र और जो स्वतंत्र प्रदर्शन के स्तर का क्षेत्र, तो दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा रहेगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, जोन ऑफ एडवांस बिल्कुल नहीं, जोन ऑफ सिग्निफिकेंट, जोन ऑफ मेंटल, तो फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा जोन्स ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा सम्मिलित होती हैं। तो जो उच्चतर स्तर की जो प्रक्रियाएं वो किसके द्वारा सम्मिलित होती हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार या दंड, अनुकूलन और कंठ कठस्थीकरण। तो ये तीनों की तो बात उन्होंने नहीं की। तो जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उनके द्वारा जो मानसिक क्रियाएं हैं प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, समामेलित होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट, उन्होंने कल्चरल टूल्स की बात की है तो वही क्या होंगे, साइकोलॉजिकल टूल होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया मैप, लैंग्वेज और इन तीन की उन्होंने भाषा, इनकी तीन की ज़्यादा बात की है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा जो चैप्टर वाइगोत्स्की की थ्योरी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।